सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द लर्निंग जीपीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो एग्जामिनेशन है उसके पेपर फर्स्ट को लेके कि पेपर फर्स्ट का जो है मार्किंग स्कीम क्या रहती है, पेपर का पैटर्न क्या है, हाल ही में आरपीएससी ने कौन कौन से ऐसे बदलाव किए हैं जिससे आपको स्पष्ट और अपनी रणनीतिक पहुंच जो है वो थोड़ी सी बदलनी है, और कौन कौन से सिलेबस के ऐसे सेक्शन हैं जिन पे आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है, कौन सी किताबें आपको प्रेफर करनी है, कहाँ से आप तैयारी शुरू करते हो, किस ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। तो इसके अंदर जो टोटल मार्क्स हैं वो रहने वाले हैं आपके 150 मार्क्स, है ना, जिसके लिए आपको जो टाइम अलोटेड है वो रहेगा 1 घंटे 30 मिनट। टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं यहाँ पे 75 क्वेश्चंस, यानी कि सीधा सीधा आपको एक क्वेश्चंस के लिए 2 मिनट का समय यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो एवरी रॉन्ग आंसर यानी प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 1/3 ऑफ मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे आपके करेक्ट क्वेश्चन से, है ना। तो 1/3 यहाँ पे क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके अलावा जो पॉइंट नंबर 5 है इन्होंने दे रखा है वो बेसिकली सिलेबस का ब्रीफ ओवरव्यू है ना। अब देखो 2024 से पहले की जो भर्तियां थी उनके अंदर सिलेबस के जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान वाला सेक्शन है, ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है। सेकंड के अंदर मैथमेटिक्स, साइंस, स्टैटिक्स या लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन है। थर्ड सेक्शन के अंदर इन्होंने करंट अफेयर्स डाल रखा है। फोर्थ के अंदर जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। और फिफ्थ सेक्शन के अंदर आपका साइकोलॉजी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है। ठीक है। और आरटी एक्ट है 2009। अब से पहले की भर्तियों के अंदर क्या था कि प्रत्येक सेक्शन से लगभग इन्होंने डाल रखे थे कि इस सेक्शन से इतने प्रश्न आने वाले हैं, इतने मार्क्स के। वो मार्किंग डिवीज़न इन्होंने 2024 की जो वैकेंसी है वहाँ पे हटा दिया है। यानी कि अब हम लोग किसी विषय को या किसी सेक्शन को लेके इस बात की श्योरिटी नहीं ले सकते हैं कि इस सेक्शन से इतने सवाल आएंगे और आप उस सेक्शन को कंठस्थ कर लें या उस सेक्शन को बिल्कुल तैयार कर लें अच्छे से, और बाकी सेक्शन जो आपको कमज़ोर हैं, जो आपको लग रहे हैं कि मुझसे नहीं होंगे, आप उन सेक्शंस को छोड़ दें। तो ये बिल्कुल एक गलत रणनीति यहाँ पे रहने वाली है, रॉन्ग अप्रोच जिसको हम कहेंगे। बिकॉज सारे सेक्शंस यहाँ आपको इम्पोर्टेंट करने वाले हैं, सारे सेक्शंस इम्पोर्टेंट है। आपको सिलेबस का एक भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है अभी फ़िलहाल भर्तियाँ जो आरपीएससी ले रही है वो इस स्तर के है कि आप किसी भी एक सेक्शन को तैयार करके इस बात को श्योर नहीं हो सकते हो कि उस सेक्शन से आने वाले सभी प्रश्न लगभग आप कर लोगे, है ना। तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ऑल सेक्शंस जो हैं उन सभी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। चाहे आपका स्तर कैसा भी हो, चाहे आप जैसे गणित विषय की हम लोग बात करें, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की, तो जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं हैं या जो आर्ट्स के विषय या ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम से कई सारे विषयों के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जनरली इस सेक्शन को हल्के लेते हैं या छोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस बात का भारी नुकसान सभी विद्यार्थियों को इस बार की जो भर्ती है उसके अंदर देखने को मिला है, जहाँ मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी कई सारे विद्यार्थी पार नहीं कर पा रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको आप छोड़ने की कोशिश करते हो, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे सेक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्शन पे आपको काम करना है। ठीक है। अब हम लोग देखो फर्स्ट सेक्शन की बात करें यहाँ पे, जिसके अंदर है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री का बहुत लिमिटेड पोर्शन यहाँ पे देखो डिफाइन किया गया है, तो आपको वही के ऊपर काम करना है ना। ज़्यादा फालतू इधर उधर की नॉलेजें, किताबें, नोट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उन सब की चीज़ें इकट्ठा करने के बजाय आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिमिटेड कंटेंट आपको रखना है और उसी का आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिटरेचर की अगर हम बात करें, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि साहित्य, कला और स्थापत्य के अंदर जैसे किले हैं, महल हैं। आर्ट के अंदर कौन कौन सी पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई गई थी, किस पेंटिंग के टाइप्स क्या थे, कौन कौन से पेंटर्स थे। और लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, ये सब चीज़ें हैं ना। और 2 पीरियड्स के अंदर दिए गए यहाँ पे, एक तो फर्स्ट गुप्ताज एंड सेकंड मुगल। गुप्त और मुगल काल के अंदर सिर्फ आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, इंडियन रेफरेंस की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति है। प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हैं जिसके अंदर वी डी सावरकर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सोशल एंड रिलीजियस रेनेजेंस, इसका मतलब है सामाजिक और धार्मिक जन जागृति आप लोग बोल सकते हो, पुनर्जागरण आप लोग बोल सकते हो। और इसके अंदर फिक्स
राजा राम मोहन राय फर्स्ट, सेकंड दयानंद सरस्वती और थर्ड में आपके हैं विवेकानंद। सिर्फ आपको टू द पॉइंट सिलेबस के अंदर जो जो व्यक्तित्व या जो जो लीडर्स दिए गए हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। इसके अंदर से एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई प्रमुख समाचार पत्र इन्होंने चलाया है या किसी प्रमुख संगठन से ये जुड़े थे जिसकी स्थापना इन्होंने की है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर पढ़नी है। बाकी इनके अलावा आपको एक भी पॉइंट या एक भी टॉपिक बाहर से नहीं पढ़ना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो, और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इनका 2 से 3 बार कम से कम रिवीजन कर लेना है। उसके बाद में देखते हैं नेशनल मोमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद एंड B.R. अम्बेडकर। इन 5 पर्सनैलिटीज़ के रेफरेंस में ही आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का स्टडी करना है। बाकी देखो, अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ते हैं तो उसके ऊपर पूरी की पूरी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं जो यूपीएससी के अंदर सारे अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको अप्रोच नहीं रख के, और दूसरी बात आपको कोचिंग संस्थान पे भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, क्योंकि कोचिंग संस्थान बहुत लिमिटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और उससे एग्ज़ाम को क्रैक करना, एग्ज़ाम की अप्रोच बना पाना लगभग असंभव है आज की परिस्थिति को देखते हुए, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर और बैराट। सिर्फ आपको 4 पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बैराट। अब देखो, इसके अंदर थोड़ी सी अप्रोच आपको बदलनी पड़ेगी कि कालीबंगा से संबंधित, आहट से संबंधित, गणेश्वर से संबंधित, बैराट से संबंधित, इनके आसपास के जो पुरातात्विक स्थल हैं या इनसे संबंधित है, इनके युग से संबंधित है, जैसे कई काशयुगीन है, लोही युगीन है, तो वो कौन कौन से हैं, वो साइट्स भी आपको लगभग याद करनी पड़ेगी, है ना। तो बस इतना आपको करना है, वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मल्टीपल रिवीजन इज़ द ओनली की सोर्स टू गेट सक्सेस। थर्ड टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, 8 से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास है, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार है, चौहान्स ऑफ अजमेर है, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है उसके अंदर सिर्फ आपको मेवाड़ देखना है, रणथंभौर, जालौर, ये 3 क्षेत्र हैं इनके अध्ययन करने के। इनके कौन कौन से शासक थे जिनका संबंध दिल्ली सल्तनत के साथ रहा। जैसे मेवाड़ की हम लोग बात करते हैं तो मेवाड़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का जो संबंध था वो रहा था। रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान की हम लोग देखते हैं। जालौर के अंदर कानड़देव सोनगरा जो हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि इनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन्हीं का रिलेशनशिप आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के साथ, बाकी को आपको अवॉइड करना है ना। राजस्थान एंड मुगल्स, जिसके अंदर राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, मानसिंह ऑफ आमेर है, चंद्रसेन, राय सिंह बीकानेर के और राज सिंह मेवाड़ के, है ना। तो ये जो व्यक्तित्व दिए गए हैं इनका मुगल्स के साथ में संबंध आपको पढ़ना है, जिसके अंदर देखो 2 लीडर तो राय सिंह बीकानेर के और मानसिंह आमेर के, ये तो मुगल्स के सपोर्टर थे, और बाकी लगभग जितने भी वो मुगल्स के अपोज में खड़े थे, है ना। तो ये आपको स्टडी करनी है। थर्ड की अगर हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान, 1857 की क्रांति यहाँ पे दी गई है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, है ना। पॉलिटिकल अवेकनिंग यानी राजनीतिक जनजागृति, प्रजामंडल आंदोलन, पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट यानी किसान और जनजातीय आंदोलन। अब देखो, इसके अंदर सिलेबस डिफाइन नहीं है, सिर्फ दे रखा है, तो आपको इनके अंदर पूरा पढ़ना है, डिटेल के अंदर पढ़ना है कि प्रजामंडल मूवमेंट कौन कौन से हुए थे, समर्थन किसने किया था, हटाई कब गए थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें, कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे, फीमेल्स कौन कौन सी थी, कौन कौन से आयोग उसके लिए गठित किए गए थे, जांच कमेटी कौन कौन सी थी, जांच कमेटी के सदस्य कौन कौन से थे, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स के अंदर इसके अंदर स्टडी करनी है ना। उसके बाद में है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब, है ना। आप यहाँ से सवाल लगभग आने की संभावना रहती है, और ठीक भी है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसको अच्छे से तैयार करें। सोसाइटी एंड रिलीजन, है ना, ये लगभग जो टॉपिक हैं वो हैं आपके कला और संस्कृति के। आर्ट एंड कल्चर, है ना, लोक देवता देवियाँ हैं, उसके अलावा संत हैं राजस्थान के, स्थापत्य कला जिसके अंदर टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, है ना, मंदिर हैं, किले हैं, महल हैं, है ना, पेंटिंग्स हैं कई सारी, और उसके कई सारे स्कूल, वेरियस स्कूल, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्कूल से, जैसे मेवाड़ स्कूल है या बनी जैसे किशनगढ़ शैली है, तो बेसिकली स्कूल्स को हम लोग शैली के अंदर बांट सकते हैं ना। फेयर्स एंड फेस्टिवल हैं, मेले और त्यौहार यहाँ पे है, रीति रिवाज हैं, वेशभूषा है जिसको ड्रेसेज हम लोग बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण है, लोक नृत्य और लोक संगीत, ये भी एक टॉपिक है, लैंग्वेज और लिटरेचर, है ना। देखो, कई टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम स्टार्टिंग के अंदर अवॉइड करते हैं कि इनको सिलेबस जब हो जाएगा एक बार या एग्ज़ाम जब पास आएगी तब हम लोग पढ़ लेंगे। तो लैंग्वेज लिटरेचर एक तो टॉपिक ये रहा आपका। सेकंड टॉपिक आपका रहा पेंटिंग्स एंड वेरियस स्कूल्स। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं
कि इनको आपको अगर पढ़ना है तो साथ के साथ आप पढ़ते चलिए, अगर आप इनको अवॉइड करते हो तो बाद के टाइम पे ये फैक्ट्स हैं बेसिकली, है ना, इनका जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना बेहतर है। और बाद में अगर आप इनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग के अंदर एक तरह से ऐसा मिक्सचर बन के क्रिएट हो जाएंगे कि आप क्वेश्चंस के अंदर या एग्जामिनेशन के अंदर इनकी अप्रोच बना नहीं पाओगे और अल्टीमेटली क्वेश्चंस वहाँ जाके आप गलत कर दोगे, है ना। अब देखो इस सेक्शन के लिए अगर हम बुक की बात करें कि बुक्स आपको कहाँ से पढ़नी है ना, क्या कोचिंग लेनी है आपको, नहीं लेनी, तो देखो कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंसी किसी भी अभ्यर्थी को बिल्कुल नहीं रखनी है। ये तो एक मत भ्रम है कि यहाँ से हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, बाकी अंतिम जो उपाय है वो है आपका सेल्फ स्टडी, है ना। तो इसके लिए देखो नाथ पब्लिकेशन है, नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है जिसके राइटर हैं पवन भंवरिया करके, है ना, पवन भंवरिया, वो पुस्तक आपको ले लेनी है। पवन भंवरिया सर की पुस्तक है ये, नाथ पब्लिकेशन की। अब देखो इसके अंदर एक तो आता है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, दो पुस्तकें हैं इनकी, एक तो है हिस्ट्री और एक है आर्ट एंड कल्चर। आप अलग अलग लेना चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि हिस्ट्री के अंदर जो जो टॉपिक सिलेबस के अंदर डिफाइन है वो आपको देखने हैं, बाकी छोड़ देना है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी जो जो सिलेबस के अंदर आपके डिफाइन है वो आपको देखना है, बाकी छोड़ देना है। इसके अलावा इसकी फर्स्ट ईयर को डेडिकेटेड एक गाइड भी आती है, तो वो भी आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप उसको परचेज करके उसके अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, टू द पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है ना। तो इसके सेक्शन के लिए आपको नाथ पब्लिकेशन की पवन भंवरिया जो बुक है जिसके राइटर हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। सेकंड जो सेक्शन है फर्स्ट पेपर का वो आपका रहने वाला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना। यानी कि सेकंड सेक्शन के अंदर रीजनिंग है या मैथमेटिक्स है, मेंसुरेशन यानी है तो मैथमेटिक्स का पार्ट ही, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड, है ना, एरिया एंड वॉल्यूम वाला सेक्शन इसके अंदर आता है ना। तो मेंटल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सिलेबस फिक्स डिफाइन है, एनालॉजी आती है, सीरीज़ कंप्लीशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, क्यूब्स एंड डाइस, है ना। इसके लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मथुरिया सर की रीजनिंग की बुक आती है ना, वो आप लेके और उसके अंदर से जो जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर डिफाइन है वो आपको देखने हैं। अगर आपकी बिल्कुल ही रीजनिंग कमज़ोर है तो आप एक बार थ्योरी पढ़ सकते हो, उसके अलावा आपको इनके सवाल जितने ज़्यादा आप हो सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको एमसीक्यू ही अप्रोच करने हैं। तो एमसीक्यू की डील, आपका क्वेश्चन को समझने का तरीका, वही अंतिम रूप से काम आने वाला है ना। तो मथुरिया की जो है पब्लिकेशन की, मथुरिया सर की जो बुक है रीजनिंग की, वो आप इसके लिए देख सकते हो, है ना। रही बात स्टैटिक्स के पोर्शन वाली, द कलेक्शन ऑफ डाटा, अभी देखो स्टैटिक्स के पोर्शन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही ईजी है, फिक्स है ना। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं या जो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं हैं, जो भी विषय से वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है इसको लगभग छोड़ के जाते हैं, विज्ञान वाले पोर्शन को छोड़ के जाते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा। तो ऐसी अप्रोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है, अगर आप धीरे धीरे इसको टाइम देते हो, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं आपका स्तर चाहे कितना ही कमज़ोर है, आप इसको तैयार कर लोगे 2, 3, 4 महीने के बाद। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये स्तर आपको या ये सेक्शन आपको लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ में अच्छे मार्क्स देने वाला है ना। तो आपको डरना नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी मैंने आपको फिर बताया, अगर आपका स्तर कमज़ोर है तो आप बुक से देखो, थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो, है ना। स्टैटिक्स के अंदर जो है डाटा का कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। इसके अंदर देखो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इस पर एक वीडियो भी आने वाली सीरीज़ पे स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स रीजनिंग स्टैटिक्स को लेके, है ना। तो वहाँ आप हमको भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपको ठीक लगता है, नहीं लगता है तो आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो। इस पूरे के पूरे सेक्शन को देखने के लिए आपको 10th क्लास की जो NCERT है मैथमेटिक्स की, है ना, और 9th क्लास की भी जो NCERT है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये मैथ्स की है ना, मैथ्स की NCERT है। वहाँ पे डाटा का कलेक्शन है, प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं, सेकेंडरी डाटा कौन से होते हैं, है ना, ग्राफ कौन कौन से होते हैं, जैसे बार ग्राफ है, वहाँ पाई चार्ट वाले ग्राफ हैं, और उनको हम डील कैसे करते हैं, किस प्रकार के डाटा के लिए कौन से ग्राफ हम लोग फॉर्मेट करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जिसके अंदर माध्य, है ना, बहुलक और माध्यिका 3 टॉपिक दिए गए हैं। और अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा, इसका मतलब है कि
एकीकृत और अनेकीकृत डाटा या वर्गीकृत और अवर्गीकृत डाटा हम लोग इसको बोलते हैं। ये पूरी की पूरी थ्योरी पे भी आपको थोड़ा सा काम करना है, तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस फॉलो कीजिए, इनके बीच का रिलेशन है। ये जो टॉपिक है आपका वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है ना। मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो सेकेंडरी लेवल दे रखा है यहाँ पे, तो आपको इस टॉपिक के लिए एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, जिसमें 10th और 9th क्लास की है ना। ये जो दोनों एनसीईआरटी हम लोगों ने यहाँ पे बताई है, एक तो 10th क्लास की एनसीईआरटी और एक 9th क्लास की एनसीईआरटी है ना, जिसके अंदर है नेचुरल रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव निरूपण, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सप्रेशन, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच का क्या संबंध होता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स बहुपदों के लिए जो विभाजन प्रमेय है a बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग लिखते हैं उस तरह की, और एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स यानी दो चरों वाले जो रेखिक समीकरण है उनका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे या उनका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ना। तो इसके लिए आपको 9th और 10th की मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी है वो आपको फॉलो करनी है। जैसे पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं, तो 10th क्लास के अंदर ये इजीली वे में गिवन है, या नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अंदर गिवन है। आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, वहाँ से चैप्टर देख लेना है और उसी चैप्टर का आपको थ्योरी भी वहीं से पढ़नी है, क्वेश्चंस भी आपको वहीं से लगाने हैं। और एमसीक्यू के लिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा है तो आप कोई भी बुक मार्केट से लेके आ सकते हो जिसके अंदर इनके एमसीक्यू गिवन हो। अदरवाइज़ आपको एनसीईआरटी के अलावा इन दोनों टॉपिक्स के लिए कुछ भी फॉलो नहीं करना है ना। आपका स्तर चाहे कितना ही कमज़ोर है फिर भी आपको एनसीईआरटी से बेसिक पढ़ना है, उसके बाद में उसकी थ्योरी थोड़ी अप्रोच रखनी है। अगर कोई फॉर्मूला है तो वो आपको देखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो आपको देखना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पे है ना। अगर हम लोग मेंसुरेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्षेत्रफल और आयतन को लेके है, एरिया एंड वॉल्यूम को लेके है। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, क्यूबॉइड घनाभ, क्यूब घन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन यानी इसका मतलब है लंबवृत्तीय वेलन और लंबवृत्तीय कोन। उसके बाद में स्फीयर गोला दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर। इसका मतलब है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक स्फीयर है, इसको आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद में आपने एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया या आपने एक क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो बेसिकली आपको वॉल्यूम कन्वर्सेशन के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे कि इस तरह के एक स्फीयर को हमने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में इस तरह के नंबर ऑफ़ क्यूब्स बना दिए गए, एन क्यूब्स हमने बना दिए, तो एक क्यूब का आपसे वॉल्यूम पूछेगा। इस तरह के सवाल यहाँ पे आते हैं। तो ये जो पूरा की पूरा टॉपिक है मेंसुरेशन वाला, ये आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा है ना। वहाँ पे स्पष्ट क्लियरली चैप्टर हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, इनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया को लेके है ना। और जो शेप का ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, चैप्टर के अंदर है ना। तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको वही फॉर्मूलाज, वही क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा इस सेक्शन से आपके सवाल ठीक सी इजी वे में आप इसको डील कर लोगे है ना। अगला सेक्शन जो हमारा है वो है लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज आपके यहाँ दो है, हिंदी और इंग्लिश है, बेसिक लैंग्वेज है। हिंदी से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जनरल इंग्लिश से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस है ना, यानी दोनों सेक्शन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस हैं। हिंदी के अंदर देखो फिक्स टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, संधि है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग प्रत्यय है, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है ना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी की पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक। केवल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स आपको देखने हैं, प्रशासनिक शब्द आपको देखने हैं ना। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, एक तो देखो बुक्स आपको फॉलो करनी है ना। मानस पब्लिकेशन की बुक आती है, एक तो मानस पब्लिकेशन है ना, ये आप फॉलो कर सकते हो। या इसके अलावा आप लोग राघव प्रकाश जो है ना, जो आरएस के अंदर भी अभ्यर्थी पढ़ते हैं, वो बुक आपको देख के आनी है ना। ये 2 किताबें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए बेसिकली आपको या तो मानस पब्लिकेशन या राघव प्रकाश, दोनों में से कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हो जिसके अंदर थ्योरी है।
और इसी के अंदर MCQ भी दे रखे हैं, तो आपको बार बार थ्योरी को रिवाइज करना है ना, एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं और MCQ जितनी ज़्यादा हो सके आपको उतने प्रैक्टिस करने हैं ना। MCQ के लिए आप ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है राघव प्रकाश की, वो भी ला सकते हो। तो हिंदी के लिए आपको इस पे काम करना है। अब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश के अंदर देखो टेंस हैं, वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन है, यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स हैं, प्रोपोजिशंस के यूज़ हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड कनेक्टिव्स हैं, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन है ना। इस पे आपको थोड़ा सा कम काम करना है, क्योंकि हिंदी की जो प्रशासनिक शब्दावली आप पढ़ोगे लगभग ऐसा मतलब है कि आप उससे एक दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो कवर कर लोगे है ना। ये टॉपिक ऐसा है एंटोनिम सिनोनिम, अगर आपकी पहले वाली इंग्लिश ठीक है और आपको जनरल नॉलेज कितनी है तो आप इसके सवाल जो हैं वो कर भी सकते हो, क्योंकि इसका सिलेबस इतना है कि आप जितना पढ़ो उतना कम है। तो इस टॉपिक को आप मतलब कम मेहनत करो, कम समय दो तो बेहतर है, क्योंकि इसका सिलेबस या इसके जो क्वेश्चन है वो लगभग अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, कहाँ से आपसे कौन सा सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया जाए है ना। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेज एंड सफिक्सेज, ये वही उपसर्ग प्रत्यय वाला हिंदी में जो है, तो ये भी इजी है, आप देख सकते हो। वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूजन मिसयूज, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग में देखने को आपको स्पेलिंग जिनकी सेम लगती है लेकिन उनकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट रहती है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ग्रामर सेक्शन के लिए एक तो आती है रैन एंड मार्टिन, रैन एंड मार्टिन बुक आती है, वो आप उससे आप टॉपिक्स ये सारे के सारे देख सकते हो थ्योरी के लिए है ना। या फिर आपको अगर थोड़ा सा वैसे है तो लुसेंट की भी इंग्लिश की बुक आती है, लुसेंट इंग्लिश ग्रामर है ना, वहाँ से आप लोग देख सकते हो इनको, इन सारे टॉपिक्स को है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ एंटोनिम सिनोनिम वाला टॉपिक है, जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है या बिल्कुल ही नहीं आती है तो वो इस टॉपिक पे बिल्कुल काम नहीं करें, इसको आप छोड़ दें। जनरली संभावना रहती है कि इनसे इंग्लिश से 3 से 4 सवाल आएँ, तो एक सवाल इससे आता है और कई कई बार ऐसा भी होता है कि एक सवाल इससे नहीं देखने को मिलता है, तो इस पर आपको ज़्यादा काम इतना करना नहीं है ना। रैन एंड मार्टिन से आप देख सकते हो, लुसेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर है। और भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या नोट्स आपको ठीक लगते हैं तो वहाँ से, क्योंकि इनके फिक्स रूल होते हैं और लगभग ज़्यादा कंटेंट इसका है नहीं, जहाँ से आप पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो। बुक्स की अगर हम बात करें तो ये दो जो बुक है वो हमने सेलेक्ट करी है, वो आप देख सकते हो एक बार है ना। इसके अलावा देखो हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, क्योंकि 2024 का जो पैटर्न था उसमें करंट अफेयर्स के लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिले थे है ना। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस का लेवल ऐसा था कि बहुत अच्छे स्तर का करंट अफेयर्स पूछा गया था है ना। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये सीरीज़ चलाते हैं लास्ट के अंदर, रामबाण सीरीज़, मैराथन सीरीज़, उन सब का पर्दाफाश एक तरह से RPSC ने किया है ना। तो उन पे आपको बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। शुरुआत से कई विद्यार्थियों का ये रहता है कि भाई करंट अफेयर्स है उसको हम सबसे लास्ट में डील करेंगे, तो वो अप्रोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हैं, जैसे अभी से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हर मंथ आपको करंट अफेयर्स पे काम करना है ना। वो चाहे आप प्रतिदिन के स्तर पे देख सकते हो या वीकली या साप्ताहिक लेवल पे या मंथली लेवल पे आप लोग देख सकते हो। अब जिसके अंदर देखो पहली बात तो सेंसस दे रखा है, सेंसस मीन्स जनगणना है इंडिया और राजस्थान की, यहाँ से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। करंट प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, स्कीम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, महिला सशक्तिकरण की जितनी भी योजनाएं भारत सरकार ने चला रखी है, और उसमें भी आपको सिर्फ वही योजना पढ़नी है जिनमें राजस्थान का रेफरेंस हो, लगभग वहीं से क्वेश्चन आते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, रेन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय जो ऊर्जा है उनका पोटेंशियल कितनी संभावना है भारत के अंदर, स्वास्थ्य और हाइजीन स्कीम्स ऑफ राजस्थान है, पैनेडेमिक है यानी महामारी और उसका प्रबंधन है, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इंडिया एंड द वर्ल्ड इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, ये देखो इंडिया की करंट अफेयर्स है और उनका रेफरेंस जो बेसिकली जो है वो राजस्थान के अंदर है। इसके लिए इवन और भी देखो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड एंड प्राइजेस, लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है ना। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, एक तो आप मंथली मैगजीन आती है कोई भी आपको जो ठीक लगती है ना, वो आप फॉलो कर सकते हो, मूमल पब्लिकेशन की है ना, ये भी आपके लिए ठीक है मंथली मैगजीन। एक आपके आती है भाई क्रोनोलॉजी, ये भी ठीक है ना। इन दोनों में से आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हो है ना, तो दोनों ही बुक ठीक है। मुझे थोड़ा सा मूमल का इसलिए ठीक लगता है कि भाई इसके अंदर राजस्थान का सेगमेंट है वो ठीक ठीक दे रखा होता है ना, इंडिया का तो रहता ही है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे सुजह से एक बुलेटिन आती है राजस्थान की, पर डे आती है, 1 या 2 पेज आते हैं, तो है ना वो आप देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा राजस्थान का है तो वो भी आप कई जैसे सुजस की बुलेटिन के वीडियोस देखने लग जाते हैं,
या कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे डालते हैं वो देखने लग जाते हैं। तो आपको तभी देखना है जब राजस्थान का करंट अफेयर्स वहाँ आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो लगभग जो सेगमेंट है वो इंडिया का है, हालांकि राजस्थान का इनपुट है लेकिन इतना नहीं है। बेसिकली करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पे किसका है, इंडिया का है। तो आपको मूमल पब्लिकेशन को फॉलो करना है या क्रोनो, इन दोनों में से कोई। इसके अलावा देखो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम है पर डे, है ना, आप दे सकते हो, तो आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है ना। ये ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश का पढ़ो, हिंदी का पढ़ो, जो भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है रैंडमली, है ना। और इस पर्पज़ से आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए पढ़ रहे हो या उसके आप नोट्स बनाने लग जाए, है ना। जो न्यूज़ आपको सिग्निफिकेंट लगती है, जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुआ है या किसी कंट्री के अंदर कोई इलेक्शंस हुए हैं या कहीं कैलामिटी किस तरह की हुई है या फिर कोई स्पेस प्रोग्राम है, तो सडनली क्या होता है, कई बार हम लोग इनडायरेक्टली ऐसी न्यूज़ेस पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन पेपर के अंदर डायरेक्टली ऑप्शन हिट करते हैं ना। तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए, ऑप्शन कट करने के लिए, ये जो न्यूज़ है या जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने इनडायरेक्टली या अनअवेयरनेस के अंदर पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं काम आती है। 1 से 2 क्वेश्चन आपकी ये चीज़ें ठीक करा के जाएंगी, है ना, कहीं ना कहीं। तो ये हमारे करंट अफेयर्स की बात हो गई। इसके बाद में देखो जनरल साइंस है। जनरल साइंस के लिए आपको, कई विद्यार्थी इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। 9th NCERT और 10th NCERT, 9th और 10th क्लास की जो NCERT है उससे आपको साइंस को कवर करना है। उसके अलावा आपको एक भी पॉइंट या एक भी चीज़ कहीं से नहीं करनी है, ये आप पढ़ लो और उसका आप लोग 2 से 3 बार एग्जाम से पहले रिवीजन कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। इस बार के जो पेपर है, चाहे RPSC ने पेपर का स्तर कितना ही बदला हो, लेकिन जो लगभग सवाल है साइंस के वो इन्हीं NCERT से लाइन टू लाइन पूछे गए हैं ना। और कुछ अप्रोच ऐसी है, जैसे फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं तो उनकी अप्रोच देखो डिटेल में पूछी जाती है, वो अगर आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कई सवाल ऐसे भी होते हैं जो RPSC इसी पर्पज़ से बनाती है कि उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना है या स्टूडेंट्स को उसको छोड़ के आना है। अगर आप उनसे ज़्यादा भिड़ते हो तो वो लगभग गलत भी आपके हो सकते हैं ना। तो बेसिक अप्रोच या आप लोग स्तरीय अप्रोच या आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बोलते हो तो 9th और 10th क्लास की NCERT है साइंस के लिए, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है 9th क्लास की NCERT के अंदर है। केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये 10th क्लास की NCERT का चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 10वीं क्लास की NCERT के अंदर है। फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, गति और गति के नियम या बल और गति के नियम जो है वो 9th क्लास की NCERT के अंदर है। वर्क एनर्जी, कार्य ऊर्जा 9th क्लास की NCERT के अंदर है। टिश्यूज ऊतक 9th क्लास की NCERT है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, ये चैप्टर एज इट इज़ दिया हुआ है 10th क्लास की NCERT के अंदर। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 10th क्लास की NCERT के अंदर है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक जो 3 हैं ये आपको 9th क्लास की NCERT के लास्ट चैप्टर हैं वहाँ देखने को मिलेगा। एक आप 11th या 10th 12th आप लोग एक बार देख लेना। 11th और 12th क्लास की जो बायोलॉजी की NCERT है ना, उसके लास्ट में एक चैप्टर इनका दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 11th या 12th क्लास की NCERT के अंदर लास्ट चैप्टर है, वो मुश्किल से 3 से 4 पेज का चैप्टर है, जिसके अंदर सारे समिट्स हैं या एनवायरनमेंट को लेके कौन कौन से मूवमेंट हमारे यहाँ पे अब तक हुए हैं, है ना। चिपको मूवमेंट हो गया या उत्तराखंड के अंदर जो मूवमेंट थे वो, या वाटर रिसोर्सेज के जो थे, नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से मैनेज किया जाए, वो चैप्टर लगभग एक चैप्टर है 3 से 4 पेज का, तो वो आप एक चैप्टर इसके लिए देख सकते हो, है ना। तो ये जनरल साइंस वाला कंटेंट हो गया। इसके बाद में हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। तो देखो इंडियन पॉलिटी का सिलेबस बिल्कुल डिफाइन है, आपको टू द पॉइंट सिर्फ वही पढ़ना है जो सिलेबस के अंदर गिवन है ना। तो यहाँ पे देखो साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, है ना, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। उसका संगठन यहाँ पे दे रखा है कि किस तरह का संगठन होता है, जैसे उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है ना, या फिर उच्चतम न्यायालय है, वैसा वैसा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इलेक्शंस इन इंडिया, भारत के अंदर चुनाव जो है, इसके अंदर देखो चुनाव का जो दल है उसका निर्माण कैसे होता है, कौन सा दल को राष्ट्रीय चुनाव दल घोषित किया जाएगा, कितनी बार इलेक्शंस हो चुके हैं, वो लगभग डाटा इसके अंदर है। उसके अलावा यहाँ प्रेसिडेंट दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति, इलेक्शंस एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की जो है चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं और उसकी जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो यहाँ पे दे रखी है ना। उसके बाद कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है और उसकी पावर्स हैं, पार्लियामेंट है, स्पीकर है और उसके फंक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स, कमीशन एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल, है ना। कमीशन एंड बोर्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो इतने सारे कमीशन और बोर्ड्स हैं, कुछ स्टैट्यूटरी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो उसके अंदर से आपको देखो ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ना है ना। कुछ ही बोर्ड्स आपको ज़्यादा पढ़ने, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है ना। जैसे आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आप लोग पढ़ सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोग पढ़ सकते हो,
है ना, या वुमेन कमीशन आप लोग पढ़ सकते हो, है ना, यूपीएससी आप लोग पढ़ सकते हो। तो जो लिमिटेड हैं, है ना, जैसे निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है या इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया या या सूचना आयोग है ना, सूचना आयोग। तो ये आपको कुछ लिमिटेड आपको खुद से सेलेक्ट करना है कि भाई जो इंपॉर्टेंट है ना, 5-7 ही आपको पढ़ के जाने हैं, 6 मुश्किल से, बाकी आपको ज़्यादा इसके अंदर देखना नहीं है ना। और इसके अंदर अगर हम बुक्स की बात करें तो कई विद्यार्थी पूछते हैं कि भाई कौन सी बुक्स है, तो एम लक्ष्मीकांत है ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आरपीएससी का पैटर्न बिल्कुल बदल रहा है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये टॉपिक इतने हैं, लिमिटेड है, आप टॉपिक उठा के सीधे सीधे लक्ष्मीकांत के अंदर देखो कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग उसकी 2-3-4 बार रीडिंग लो। उसके बाद में अगर शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो तो बना लो आर्टिकल के हिसाब से, नहीं बना सकते हो तो उसी कंटेंट को आप 3 से 4 बार पढ़ो एग्जाम से पहले, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देके जाता है और आपके लगभग सही होने की संभावना रहती है अगर आपने ठीक से डिटेल में उसकी स्टडी की है ना। उसके बाद में देखो राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान का भूगोल है, इसके अंदर लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज एंड फिजिकल फीचर्स, यहाँ से 1 या 2 सवाल आपको 100% देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद है अफवाह तंत्र, जलवायु, क्लाइमेट, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, कृषि है, लाइव स्टॉक है, पशुधन, मिनरल रिसोर्सेज हैं, है ना, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेंड है। इसके अंदर आपको एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। 4 से 5 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आते हैं और इतना स्पेसिफिक सिलेबस राजस्थान ज्योग्राफी का है कि आप 4 से 5 के अंदर लगभग सारे के सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हो अगर आपने ठीक से स्टडी की है। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए देखो आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए विजय सिहाग सर हैं, विजय सिहाग सर, उनके नोट्स आप लोग फॉलो कर सकते हो, है ना। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ नोट्स आपको, है ना, किसी भी नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो, प्रिंटेड नोट्स आते हैं, ऑनलाइन भी अगर आपको टेलीग्राम से मिलते हैं, है ना। विजय सिहाग सर, राजस्थान ज्योग्राफी, उस नोट से आपके लगभग ये 4 से 5 सवाल कवर हो जाएंगे, है ना। आपको यही नोट्स फॉलो करने विजय सिहाग सर के, राजस्थान ज्योग्राफी के, है ना, सिर्फ। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी आरटी एक्ट 2009 है ना। इसके अंदर देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। अब ये सिलेबस कई विद्यार्थियों को तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा वास्ट है या इसको हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको देखो अगर थोड़ी सी आप स्मार्ट अप्रोच रखते हो तो इसके सिलेबस को बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एजुकेशन साइकोलॉजी के कंसेप्ट है, उसके बाद में देखो ये टॉपिक सबसे बड़ा विद्यार्थियों को लगता है ना, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो बाल विकास है, जनरली किताबें हैं, मार्केट के अंदर जितने भी नोट्स हैं, सब कुछ मिल रहा है, वहाँ पे ये जो टॉपिक है उसके अंदर देखो एडोलसेंस ही नहीं है, वहाँ पे चाइल्डहुड भी है ना, एडल्ट एज भी है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक दे रखे होते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये जो विकास है तीनों की, भाई भौतिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, भावनात्मक है, नैतिक विकास है, ये विकास सिर्फ आपको एडोलसेंट लर्नर या किशोर अवस्था के लिए पढ़ना है, ओनली एडोलसेंट लर्नर के लिए, किशोर अवस्था के लिए। और मुश्किल से 3 या 4 या 5 पेज का कंटेंट इसके अंदर है, क्योंकि आपको लगता है कि पूरा पढ़ना है, और पूरा जब आप पढ़ने जाते हो तो 20-30-40 पेज का वो कंटेंट है और लगभग आपको लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है ना। तो आपको टू द पॉइंट अप्रोच रखनी है। यहाँ पे सिर्फ किशोर अवस्था का विकास दे रखा है, तो आपको सिर्फ यही पढ़ के जाना है। और इसका टीचिंग लर्निंग में क्या एप्लीकेशंस है, इम्प्लीकेशंस है, वो भी आपको देखने हैं। उसके अलावा बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है ना, अधिगम वाला टॉपिक है लर्निंग वाला। इसके अंदर व्यवहारात्मक है, संज्ञानात्मक है और निर्माणात्मक है ना, या रचनात्मक जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स। ये आपको देख के जाने कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे, जैसे अल्बर्ट बांडुरा है ना, या जीन पियाजे है, या CL हल है ना, या थॉर्नडाइक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वैज्ञानिक, उनकी मनोवैज्ञानिक है, उनके कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से रचनावादी सिद्धांत के अंदर आते हैं, संज्ञानात्मक है, व्यवहारात्मक है, वो सारे के सारे आपको देख के जाने हैं ना। और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके इसके अंदर एप्लीकेशंस क्या क्या है। उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, एडजस्टमेंट यानी समायोजन है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, समायोजन तकनीकी है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है ना, और उसके इम्प्लीकेशंस है टीचिंग लर्निंग के अंदर, है ना।
तो ये टॉपिक फिक्स है। जैसे बहुत छोटा टॉपिक है मेंटल हेल्थ वाला या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एडजस्टमेंट कैसे करें, कौन कौन सी टेक्निक्स है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग एक सवाल हर साल या हर पेपर के अंदर इस बार पूछा गया था, है ना। और इमोशनल इंटेलिजेंस कि भाई डेनियल गोलमैन ने क्या दिए थे, जॉन मेयर पेट्रोसेलोवी ने क्या दिए थे, उसका टीचिंग लर्निंग के अंदर एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, धीर सिंह धाबाई, ये जो सर हैं, इनके आप मार्केट के अंदर बुक आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। अगर वो भी आप परचेज़ नहीं कर सकते, कोई आपका फ्रेंड है या आप खुद भी अगर किसी ने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है तो आप उसके नोट्स फॉलो कर सकते हो, है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोचिंग करने से आपको बचना है, क्योंकि इसके अंदर आपके नोट्स ही प्रिपेयर हो पाएंगे, आपका रिवीजन होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको या तो बुक परचेज करनी है मार्केट से, या फिर आपको नोट्स ले लेने हैं और उससे आपको इन सब चीज़ों को तैयार कर लेना है ना। टू द पॉइंट सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर गिवन है। और उसके साथ ही आपको अवनी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके अंदर लगभग सारे पिछले सालों के आए हुए एमसीक्यूज़ दे रखे हैं। तो जैसे आप टॉपिक कर लो, उस टॉपिक के बाद में उस टॉपिक के सारे एमसीक्यूज़ आपको उस बुक से लगाने हैं। अगर कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मिलती है तो वो आपको नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लेनी है ना। तो साइकोलॉजी की अप्रोच आपको ये रखनी है। उसके अलावा देखो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2024 की जो एग्जाम थी उनसे इन दोनों टॉपिक से, कोई साइकोलॉजी और एक मैनेजमेंट है ना, इनसे लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हर पेपर के अंदर पूछे गए थे। 3 पेपर यहाँ हुए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, है ना। तो इन तीनों पेपर में 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि लगभग मेरे को लगता है कि कम थे, क्योंकि ये इसका वेटेज जो है वो लगभग 15 से 16 सवाल या 14 से 15 सवाल होना चाहिए था, है ना। एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर जो भी सिलेबस है ना, जैसे कंसेप्ट, फंक्शन, प्रिंसिपल्स है, टोटल क्वालिटी TQM है ना, सुपरविजन और इंस्पेक्शन है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है, और ये नेतृत्व की शैलियाँ है ना। उसके अलावा कुछ बोर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में, SCRT है, BSER है, IAS है, डाइट है ना। और उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट के जो कोविड के टाइम पे चलाए गए, जिसके अंदर दीक्षा राइज है, इस्माइल है, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान समसाय, है ना। उसके अलावा राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी फॉर एजुकेशन है, या राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है जिसको हम लोग RSOS बोलते हैं ना, ये टॉपिक है। और उसके अलावा एक आपका RT एक्ट है 2009। तो इस टॉपिक के लिए जैसे आप मैनेजमेंट और एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान और RT एक्ट 2009, इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके SS यादव सर, है ना। किसके लिए, ये जो टॉपिक है आपका, है ना, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, RT एक्ट 2009, SS यादव के आप बुक आती है मार्केट के अंदर, है ना, शैक्षिक प्रबंधन करके, है ना, शैक्षिक प्रबंधन, ये बुक आप लेके आओ। इसके अलावा अगर आपको लगता है तो एक नाथ पब्लिकेशन ने इन सारे के सारे टॉपिक्स पे MCQ सीरीज निकाल रखी है ना, और उसके अंदर लगभग 1000+ MCQ हैं। तो आप जैसे ही इसके अंदर से थ्योरी पढ़ लेते हो SS यादव सर की बुक से, तो उसके बाद में उस टॉपिक के सारे MCQ आपको करने हैं। और 2024 का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम था या 2023 का जो एग्ज़ाम था, उसके अंदर से इस नाथ पब्लिकेशन से बुक से जो MCQ थे, लगभग उन्हीं MCQ से सारे के सारे सवाल यहाँ देखने को मिले, है ना। तो MCQ अप्रोच ठीक है, लेकिन MCQ अप्रोच पे आपको तभी जाना है जब आप 1 या 2 बार कम से कम थ्योरी ठीक से पढ़ लेते हो, आपको टॉपिक की ठीक से समझ डेवलप हो जाती है। उसके बाद आप MCQ अप्रोच लगाओ, जो नॉलेज आपको एक्स्ट्रा मिलती है उसको ऐड ऑन करते चलो, तो है ना। और उसके बाद आपका टॉपिक लगभग जो है कवर हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद देखो हमने सारे टॉपिक डिस्कस करे, हर सेक्शन को लेके आपको बुक की सजेशन दिया, तैयारी आपको कहाँ से करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको लेके चलने हैं ना। उसके बाद में देखो अब हम आपसे थोड़ा सी डिस्कशन करेंगे इस बात को लेके कि आपकी अंतिम रणनीति क्या रहनी चाहिए, है ना। अंतिम रणनीति की अगर हम बात करें तो एक तो आपको मल्टीपल रिवीजन जो है वो करने हैं, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड रहने चाहिए, आपका सिलेक्शन जो है एग्ज़ाम की जो अप्रोच है, क्वेश्चन पेपर के मेथड्स हैं, वो सिर्फ आपके होंगे लिमिटेड रिसोर्स को लेके, कि आपको रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं ना। क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी सारी बुक्स हैं, अपने दोस्तों से आप बात करोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपके पास एक टाइम के बाद क्या होगा, आप 2-3-4 महीने तक सिर्फ किताबें इकट्ठे करता रहोगे, है ना, और आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएंगे, है ना। तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। कौन से रिसोर्सेज रखने हैं, हमने अभी वीडियो के अंदर डिस्कस करा है हर टॉपिक को लेके, कि आपको कहाँ NCERT फॉलो करनी है, कहाँ कोई बुक्स फॉलो करनी है ना, वो सारी चीज़ें। तो रिसोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं हर चीज़ के, और उन्हीं का बार बार आपको रिवीजन करना है, यही है। दूसरी बात, जितना हो सकता है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से बचना है,
ये देखो पर्सनल सजेशन है मेरा कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। इसके बजाय आप स्टैंडर्ड जो बुक आपको सजेस्ट किए गए हैं, एनसीईआरटी जो सजेस्ट की गई है वो लाओ, डेली बेसिस पे उनको निकालो, है ना, प्रैक्टिस करो, वीकली अपना टारगेट सेट करो। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है, रिवीजन शेड्यूल भी लगाना है ना, यही नहीं है कि पढ़ते जाओ आप लोग, रिवीजन शेड्यूल आपको लगाना है। और ये आप इतना कर लेते हो तो फर्स्ट पेपर के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं आएगी जैसे इस बार देखने को मिला है कि आप क्वालिफाई उसको नहीं कर पा रहे हो, है ना। इस बार का थोड़ा लेवल ऐसा था कि आरपीएससी को कई जैसे संस्थान है वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई ऐसे कैंडिडेट भी नहीं मिलने वाले हैं टोटल सीट्स के बराबर जिनका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई है, या इसका मतलब है कि 30 प्लस क्वेश्चंस वो लोग सेफली बचा पा रहे हैं ना। ऐसा क्यों है कि बिकॉज स्टूडेंट्स ने मेहनत कैसे करी है कि हम लोग जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको कर लेते हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको छोड़ देते हैं। जबकि पेपर का लेवल ऐसा था कि आप किसी भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके जाओ, उसके सवाल पूरे होने की संभावना आपकी है नहीं, है ना। तो इसी के साथ साथ आप सभी को शुभकामनाएं। इन रिसोर्सेज को आप परचेज कीजिए, मार्केट से लेके आइए। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, अपने विवेक से आपको निर्णय लेना है, किसी के झांसे में नहीं आना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो नहीं करना है ना। फिर हम लोग एक बार मिलेंगे नए डिस्कशन के साथ, नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं, अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।